नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बक्सर की खबर से। बक्सर के मॉडल थाने में शराबियों ने जमकर हंगामा किया और आपको बता दें कि बक्सर में पुलिस ने 70 शराबियों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी बॉर्डर के पास चेकिंग में 70 शराबियों को पकड़ा गया। मॉडल थाना के तारीपुर चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके बाद ये शराबी पकड़े गए और पकड़े गए इन शराबियों में थाने में जमकर हंगामा भी किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बक्सर से, जहां बक्सर में पुलिस ने 70 शराबियों को गिरफ्तार किया है और बक्सर के मॉडल थाने में शराबियों ने जमकर उत्पात भी मचाया, हंगामा भी किया। और आपको बता दें, यूपी बॉर्डर के पास चेकिंग में 70 शराबियों को पकड़ा गया है और मॉडल थाना के तारीपुर चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया था। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुष्पराज हैं। पुष्पराज, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? पुष्पराज, जो आप तक आवाज पहुंच रही है, 70 शराबियों के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई, क्या कुछ इस पर अधिक अपडेट है? तो तकनीकी समस्या की वजह से हमारी आवाज पुष्पराज तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे बक्सर से, जहां गिरफ्तार शराबियों ने जमकर हंगामा किया और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 70 शराबियों को पकड़ा। पुष्पराज, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? इस पूरी घटना के बाद जो बक्सर पुलिस है सभी शराबियों को थाने में लाई और जबकर मेडिकल जांच इन लोगों की गई। लेकिन उस कार्रवाई के बाद जो बक्सर पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डरिंग क्षेत्र हुआ जहां से लोग आते हैं और उत्पाद विभाग का चेक पोस्ट है, वहां पर बक्सर पुलिस ने सघन जांच चलाया। पूरी रात जो भी गाड़ियां या जो पब्लिक आ रही थी उसकी एक लोगों की जांच की जा रही है। और इस घटना के बाद से बक्सर पुलिस का जो बॉर्डरिंग है, बक्सर जिले में 2 बॉर्डर हैं जो बाहर के राज्यों से जुड़ते हैं, दोनों जगहों पर सख्त जांच अभियान बक्सर पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। जी पुष्पराज, उत्पाद विभाग ने जो कार्रवाई की है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या पहले से इसके बारे में कोई इनपुट था उनके पास? निश्चित तौर पर ये जो है बक्सर जो है वो उत्तर प्रदेश से सटता है और यूपी से बहुत सारे जो होते हैं जो तस्करी होती है शराब की, कई बार बक्सर पुलिस जो है वो उत्पाद विभाग की पुलिस संयुक्त रूप से जो चेक पोस्ट है वहाँ कार्रवाई करती है, वहाँ पकड़े भी जाते हैं। यह बक्सर एसपी को इस बारे में जानकारी थी कि ये जो रास्ते हैं जो यहाँ से प्रवेश करते हैं आपके बक्सर में एंट्री जहाँ होती है, वहाँ पर खुद इस पूरे जो जांच अभियान का नेतृत्व बक्सर एसपी खुद कर रहे थे और 3 थानों की पुलिस को लगाई गई थी और एक वाहनों को और जो पब्लिक जो पैदल भी आ रही थी सबका ब्रेथ एनालाइजर मशीन के द्वारा जांच की गई, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जी पुष्पराज, उन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया है और राज्य के राजस्व को नुकसान को देखते हुए कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। दरअसल बालू खनन को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला किया था उसको एनजीटी ने अपने गाइडलाइन के खिलाफ माना था और इसी वजह से बालू खनन के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। गंगा से बालू की ऐसी डकैती अब देखने को नहीं मिलेगी। बालू चोरी की ऐसी तस्वीरें शायद देखने को नहीं मिलेंगी। उम्मीद है कि पीले सोने का काला कारोबार में अब खून भी नहीं बहेगा, साथ ही निर्माण को रफ्तार मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि बिहार सरकार खनन विभाग के माध्यम से बालू के खनन को संचालित कर सकती है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें न्यायालय ने यह कहा है कि खनन पर पूरी तरीके से बैन लगाने से सरकार को खजाने का भारी नुकसान होता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह अवैध खनन हो रहा था और लोगों के बीच संघर्ष देखा जा रहा था, इससे कई लोगों की जानें भी गई हैं। तमाम बिंदुओं पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने यह भी कहा है
कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है, जिसका परिणाम यह है कि रेत माफिया के बीच संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान जैसे मामले सामने आते रहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियों के लिए बालू बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार सरकार ने 16 जिलों में बालू बंदोबस्ती का प्रस्ताव 1 अक्टूबर को मंजूर किया था, लेकिन एनजीटी की आपत्ति के बाद बालू घाटों का टेंडर रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुनियादी ढांचे के निर्माण और निजी निर्माण गतिविधियों को बालू का बल मिलेगा, साथ ही सरकार का खजाना भी भरेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये निर्णय बिहार के समस्त जनता की हित में हुआ है। ये बात है कि बिहार के 13 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए बालू संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सराहनीय ये कदम है। मैं सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोटशः धन्यवाद देता हूँ। ये निर्णय बिहार के समस्त जनता के हित में हुआ है। और अब बात बेगूसराय की। बेगूसराय में डॉक्टर की लापरवाही से गुस्साई भीड़ ने उपद्रव मचा दिया। अस्पताल से लेकर डीएसपी आवास तक तोड़फोड़ की और सारा सामान आग के हवाले कर दिया। यह हंगामा एक युवक की मौत पर हुआ। लोगों का कहना था कि डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया, जिससे युवक की मौत हो गई। गुस्से से पगलाई भीड़ ने बखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ईंट से ईंट बचाकर रख दी। डिस्पेंसरी का साजो सामान तहस नहस करके रख दिया। जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर तमाम मेडिकल उपकरण आग में स्वाहा कर दिया है। उपद्रवियों की भीड़ बखरी बस्ती की गली गली में बवाल मचा रही है। सिपाहियों पर रोड़े बरसा रही है और डॉक्टर की लापरवाही पर गुस्सा उतार रही है। दरअसल शकरपुरा गांव का एक युवक बागमती नदी के पानी में डूब गया। जब बेहोशी की हालत में उसे निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी। बदहवास ग्रामीण उसे लेकर बखरी पीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बिना देखे ही मरीज को बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद तो बखरी की गली गली में गुस्से की आग भड़क उठी। यहाँ लाए थे तो सांस चल रहा था सर, इलाज नहीं छुआ तक नहीं सर, और यहाँ से सीधा रेफर कर दिया सर। एम्बुलेंस जो है मोहनपुर पुल पे पहुँच करके वहाँ दम तोड़ दिया मेरा भाई, तब हम लेकर गए। बखरी के अस्पताल से लेकर डीएसपी आवास तक बवाल मचा हुआ है। युवक की मौत से बेकाबू हुई भीड़ सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा हो गई है। गुस्साई भीड़ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बेंच टेबल से लेकर बेड तक टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अस्पताल का सारा सामान आग में धू धू कर जल रहा है, तो आग बबूला भीड़ बखरी के गली मोहल्लों में उत्पात मचा रही है। बच्चा डूब गया था, यहाँ नहीं हुआ तो इनसे रेफर कर दिया बेगूसराय, जिसकी रास्ते में ही निधन हो गई। इसका पूरा जिम्मेदार है महेंद्र चौधरी। डॉक्टर यहाँ पर थे, रेफर कर दिए। रेफर हर जितना ही मिल जाता है यहाँ सबको रेफर करता है तुरंत। एक बार भी इलाज नहीं था, एक मिनट भी नहीं। बखरी की गली मोहल्लों में आग लगी हुई है। डॉक्टर की लापरवाही से हुई युवक की मौत से गुस्साई भीड़ सब कुछ तहस नहस कर रही है, तो बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए बेगूसराय पुलिस के पसीने छूटने लगे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर 11 नवंबर को बिहार सरकार की ओर से शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर शंकर नाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आजाद से सम्मानित किया गया। और वहीं सीएम ने कहा कि बिहार के स्कूलों में बच्चों को मौलाना अबुल कलाम के बारे में पढ़ाई जाएगी। मुसहर समाज में शिक्षा की अलग जगाने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आजाद सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में
सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 2.5 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। अभी तो जमुई में 55 सेंटर हैं और एक मेरे बैच के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भगवानपुर नालंदा में एक है, वहाँ कहा था कि मेरे गांव में भी खोल दो, तो वहाँ भी हम लोग जाके वहाँ हम लोगों ने एक सेंटर शुरू कर दिया है। डॉक्टर शंकर नाथ झा पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन महादलित और दलित बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं। पिछले 15 सालों के भीतर उन्होंने सैकड़ों दलित बच्चों का भविष्य संवारा है। जब सर हम लोग को पढ़ाए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और कोशिश करते हैं, अभी रेगुलर वे हमें मोटिवेट करते हैं पढ़ने को, बच्चे लोग को पढ़ाने को, साफ सफाई को लेकर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सर के सेंटर में पढ़ी हूँ और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। सर पहले में हम नहीं पढ़ते थे, पहले हम झारखंड में रहते थे निरसा में, और मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए और हम 3 बहन थे। वहाँ पर बहुत ही हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि हम पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि हम अभी 12 पास हो जाएंगे या तो फिर मैट्रिक कर जाएंगे। पर अभी हमारा सपना बहुत ज्यादा है सर, और मैं पढ़ लिख कर एक नर्स बनना चाहती हूँ। इस सम्मान के लिए पूरे राज्य से 28 नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन कमेटी ने डॉक्टर शंकर नाथ झा के नाम पर मुहर लगाई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले समय में बिहार के स्कूल में बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ाया जाएगा। हम लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि हम अपने बच्चों को, बच्चियों को, छात्र छात्राओं को, सबको उनके मौलाना आजाद साहब के किए गए काम के बारे में और उनका जो जीवन था उसके संबंध में जरूर लोगों को बताया जाए और उन्हें शुरू करा दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहते हुए भी डॉक्टर शंकर नाथ झा ने बिहार के महादलित बच्चों में जिस तरह से शिक्षा की अलग जगाई है, उनका भविष्य संवारा है, वो काफी सराहनीय है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो वो काफी चुनौती भरा रहा। बच्चों की पढ़ाई के लिए खोला गया उनका पहला सेंटर बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज डॉक्टर शंकर नाथ झा के प्रयास से जमुई के 55 केंद्रों में मुसहर समाज के 5,500 बच्चों को शिक्षा मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट की। पद्म अवार्ड से सम्मानित मधुबनी की दुलारी देवी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावनात्मक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए मोदी ने लिखा कि दुलारी देवी जी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें #पीपल्स पद्म से सम्मानित किया गया। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो बिहार के मधुबनी की रहने वाली हैं। समारोह के बाद पुरस्कृत विजेताओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अपनी कलाकृति भेंट की। उनके प्रति मेरा आभार। दरअसल 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को मधुबनी पेंटिंग में महारत हासिल कर चुकी मधुबनी की रांटी गांव की दुलारी देवी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। और मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में दुलारी देवी ने अपने संघर्ष के बूते अपनी अलग पहचान बनाई है और इनकी पेंटिंग की पूरी दुनिया में मुरीद है। देश दुनिया की कई नामचीन पत्र पत्रिकाओं में दुलारी का बखान है और दुलारी नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए मिसाल है। 53 साल की दुलारी देवी अब तक तकरीबन 8,000 पेंटिंग्स बना चुकी हैं और साल 2012-13 में दुलारी देवी राज्य पुरस्कार से सम्मानित भी की जा चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान दुलारी देवी की बनाई एक पेंटिंग की बिक्री अमेरिका में 50,000 रुपए में हुई। ये पेंटिंग अमेरिका डाक के माध्यम से भेजी गई थी। और छठ के बाद बिहार से लौटने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, लिहाजा ट्रेनों में भीड़ भी ज्यादा है। बिहार से दिल्ली, मुंबई, गुजरात सहित दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है। छठ पूजा की समाप्ति के बाद अब ज्यादातर लोग अपने गंतव्य को लौट रहे हैं और खास तौर पर पटना रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, यह बताने के लिए काफी है कि कैसे लोग छठ पूजा में शामिल होने के लिए बिहार आए थे और अब लौट रहे हैं। ये व्रत हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए नहीं, अपितु बिहार के लोग जो देश में रहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्व रखता है। इसलिए सब लोग अपने घर आते हैं और हम लोग भी छठ में तो जरूर परिवार के साथ, समाज के साथ इस पर्व को मनाते हैं। छठ पहले से तय था तो हम लोगों ने टिकट भी पहले ले लिया था लौटने का। परेशानी हम लोगों को है, लेकिन हम लोगों ने पहले से टिकट लिया था, जो टिकट कंफर्म हो गया तो आज यात्रा कर रहे हैं। यदि हम स्थिति की बात करें तो कई ट्रेन जो खास करके दिल्ली, मुंबई या गुजरात या अन्य शहरों में जाती हैं, जहां बिहार के लोग ज्यादा
रहते हैं या फिर वहाँ काम करते हैं, तो उन ट्रेनों में अभी से ही जो स्थिति है वो नो रूम की स्थिति है और काफ़ी लंबा वेटिंग भी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर रेलवे ने भी खास तैयारी की है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेलवे ने 76 स्पेशल ट्रेन चला रहा है और पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और भी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। के बाद जो यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए अब तक हम लोगों ने 76 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा हम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम वस्तुस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे जैसे आवश्यकता है और भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हम लोग बहाल कर रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विरासत को लेकर जाने जाने वाला समस्तीपुर शहर, जिसकी चर्चा हमेशा किसी न किसी रूप से होती रहती है, तो न्यूज़ 18 इस शहर में गंदगी और साफ सफाई की पड़ताल करने जा रहा है। हमारे क्लीन रिपोर्टर मुकेश कुमार ने शहर के गली मोहल्लों में सफाई की पड़ताल की तो कई जगहों पर कूड़े और कचरे का अंबार लगा ही नजर आया। समस्तीपुर शहर में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों पर है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से निजी एजेंसी को भी सफाई का जिम्मा दिया गया है। शहर के मुख्य सड़क से गली मोहल्ले तक सफाई का जो दावा किया जाता है, उसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर मुकेश कुमार ने की। हमारी पड़ताल शुरू हुई निगम दफ्तर के ठीक सामने से। और सबसे पहले हम यहाँ पर नगर निगम कार्यालय के बाहर की तस्वीर ही हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कार्यालय के ठीक सामने डस्टबिन रखे गए हैं, लेकिन यहाँ ठीक कार्यालय के गेट के सामने लोगों का ये शौचालय करने की जगह बनी हुई है। डस्टबिन यहाँ जरूर है और सफाई कर्मी भी अपनी ड्यूटी में लगे। समस्या कुछ नहीं है सर, हम लोग NGO में भी काम कर रहे हैं, नगर निगम हो गया है। अच्छा। हम लोग 5,000 रुपया सैलरी पर है। 5,000 रुपया जी, तो पिया पर काट करके, पिया पर काट उठ करके। टोटल कितना? 300 रुपया रोज है। 304 रुपया रोज है। निगम के सफाई कर्मियों की पीड़ा आपने सुन ली, अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग के सामने की स्थिति, जो नगर थाना के सामने और बस स्टैंड के पास है। यहाँ पर कूड़े और कचरे का अंबार आपको देखने को मिलेगा। शहर के बीच की यदि बात करें या दूसरे जगहों की, आपको गंदगी फैली हुई ही दिखेगी। जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं वो नगर परिषद जब हुआ करता था, ये उसकी पुरानी बिल्डिंग है और इसमें भी अब उस नगर निगम का कार्यालय चलता है। बावजूद इसके जो स्वच्छता के दावे यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा किए जाते हैं, ये फ्लाईओवर के बगल से होकर के मुसरी घरारी की तरफ ये सड़क जाती है और ये मुख्य सड़क है। और वहाँ पर स्वच्छता की बात करें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगर निगम के मुख्य बिल्डिंग, जो मुख्य कार्यालय है, वहाँ से महज 25 से 30 मीटर की दूरी पर ये हाल है। शहर के सरकारी बस स्टैंड का परिसर किसी कारखाने के जैसा लग रहा है। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। नगर निगम के यहाँ कुछ पुराने ट्रैक्टर और टैंकर सहित कई सामान यूं ही पड़े हुए हैं। ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, नगर निगम की ये ट्रैक्टर है जो सफाई के काम में आती है। ट्रैक्टर के ट्रॉली पर कूड़ा रखा हुआ है जो आज तक कूड़ा हटा नहीं और ट्रैक्टर भी अब चलने लायक नहीं है। वो साफ सफाई यहाँ पर नगर निगम के द्वारा नहीं किए गए। नतीजा हुआ जो ये चलंत शौचालय था वो कबाड़ में तब्दील हो गया। जो लोगों की सुविधा के लिए तो जब महेश्वर हजारी सांसद हुआ करते थे तो लाखों रुपए के फंड से ये चलंत शौचालय उनके द्वारा दिया गया था, जो अब कबाड़ में तब्दील हो गया। शहर की साफ सफाई की क्या स्थिति है? ढंग का तो नहीं है। ये सरकारी बस पड़ाव है, वहाँ पर क्या अभी सामने तक फोटो लेवे किए हैं, सब कुछ सही है, देखिए रहा। तो शहर में नगर निगम के द्वारा सफाई ठीक ढंग से नहीं की जाती? नहीं। समस्तीपुर शहर के कई मोहल्लों में बीते 6 महीने से जल जमाव है और लोग परेशान हैं। बात चाहे RNR कॉलेज वाले मोहल्ले की हो या पंजाबी कॉलोनी, धर्मपुर, प्रोफेसर कॉलोनी का ही हिस्सा क्यों ना हो, लोगों की परेशानी कहीं भी कम नहीं दिखती।
अप्रैल से जो हम लोग पानी में डूबे, तो 6 महीना तक समझिए कि जो 100 रुपया रिक्शा वाला लेता था खाली चौक पर पहुंचाने का, इस रूप में तबाही महसूस किए। बहुत गड़बड़, क्या ढेर ढेर कूड़ा लगा हुआ। किस एरिया में आप किस क्षेत्र में? प्रोफेसर कॉलोनी, अभी तो हम वहीं रह रहे हैं। मतलब साफ सफाई नहीं की जाती। शहर की साफ सफाई दुरुस्त रखने के दावे भले ही किए जाते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है इसमें अभी और काम करने की जरूरत है। सबसे अधिक बारिश के दिनों में जल भराव के शिकार होने वाले इलाकों में काम करने की जरूरत है। इसलिए न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि आप हमारी इस मुहिम से जरूर जुड़िए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।